भाइयों और बहनों, पश्चिमी देशों ने इस समय भारत के पूरे सोशल मीडिया को टारगेट कर रखा है, जिसके कारण जो भी राष्ट्रवादी चैनल्स हैं उनको व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं। इसलिए आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि कृपया ये जो QR देख रहे हैं आप, इसको स्कैन करके हमारी आप विशेष सपोर्ट करें। साथ में हमारे जो सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसके माध्यम से हम राष्ट्रीय नैरेटिव फंड बना रहे हैं, उसमें भी कृपया योगदान करें। हमारा इस महीने का लक्ष्य 5 लाख रुपए है, जिसको प्राप्त करने में कृपया आप हमारी सहायता करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। मोदी जी का इंटरव्यू सीज़न चालू है। आज उन्होंने NDTV को इंटरव्यू दिया, लेकिन कुछ अलग सी बात हुई इस बार। और अलग सी बात ये हुई कि देखिए, उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस जो थे वो फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने किए थे, और विशेषकर से उन्होंने बता दिया था कि किस प्रकार से पश्चिम जो है वो भारत के निर्णयों को कंट्रोल करना चाहता है। और उस प्रेडिक्शन का जीता जागता प्रमाण आज मिल गया। जी हाँ, वो जो प्रेडिक्शन उन्होंने किया था उसका जीता जागता प्रमाण क्या मिला, ये हम आपको बताएंगे। पहले हम बताते हैं कि और क्या उन्होंने प्रेडिक्शंस किए आज। सबसे बड़ा जो प्रेडिक्शन है, और सब लोग जो है बिल्कुल सोच लो आप लोग, और वो ये है कि 4 जून के बाद स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा जंप आने वाला है। और ख़ास तौर से जो पब्लिक सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें जंप आने वाला है। अब पब्लिक सेक्टर के स्टॉक्स तो आप जानते हैं, HAL का नाम लिया उन्होंने और ये प्रेडिक्ट किया कि ये बड़ा जंप आने वाला है। और एक प्रेडिक्शन जो किया वो हमारे जो मित्र लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भैया ब्यूरोक्रेसी केवल प्रमोशन के लिए नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में ट्रेनिंग, अपनी एटीट्यूड, ये सब बदलनी पड़ेगी। तो इसलिए हमारे ब्यूरोक्रेट्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये एक प्रेडिक्शन जो है, ये भी बड़ा प्रेडिक्शन है। दूसरा, एक और जो बात कही एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और फिस्कल डिसिप्लिन के बारे में, ये दोनों चीज़ों को यदि आप ठीक से पढ़ लें तो अगला प्रेडिक्शन ये उन्होंने किया है कि नंबर 1, फ्रीबीज़ वो नहीं देंगे। बिल्कुल पक्की बात है, वो फ्रीबीज़ नहीं देंगे, लेकिन वो जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। वो जो वेलफेयर प्रोग्राम्स होंगे वो मेरिट बेस्ड होंगे, वो वेल डायरेक्टेड प्रोग्राम्स होंगे, वो पूरी तरह से फोकस्ड प्रोग्राम्स होंगे, और फोकस्ड प्रोग्राम के साथ वो डिलीवरी बेस्ड भी होंगे। जैसे कि उन्होंने अभी तक प्रोग्राम चलाए, आपको पता है, उज्ज्वला योजना चलाई उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना चलाई उन्होंने, हर घर में नल योजना चलाई, बिजली हर घर में कनेक्शन योजना चलाई, अब जो है वो सोलर रूफ वाली योजना चला रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं जो हैं, ये न केवल पूरी तरह से एक व्यक्ति को, एक परिवार को, एक कुल को, पूरे एक गांव को वो पूरी तरह से सशक्त कर देते हैं। इतना सशक्त कर देते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की फ्रीबीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। इसी के साथ में उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की। अब ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, यदि आप चाणक्य नीति पढ़ें तो भारत का जो सबसे बड़ा योगदान पूरे विश्व को था वो यही एंटरप्रेन्योरशिप थी। इस एंटरप्रेन्योरशिप को पूरी तरह से नकारा गया। तो ये जो प्रेडिक्शन आ रहे हैं आज NDTV में, आज उन्होंने प्रेडिक्शन किए कि मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ 2047 में भारत कहाँ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का जो है वो पूरे विश्व से अधिक होगा, उससे सुपीरियर होगा। ये भी एक प्रेडिक्शन है। ये भी बताया कि मेरा विजन 2047 का है, वो तो खैर हम जानते हैं। अभी हम उनके पंच प्रणों के बारे में वो क्या कहते हैं वो अभी तक उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। संभवतः आगे के जो इंटरव्यूज़ अभी उनको देने हैं 10-15, कहीं हमारे जैसे यूट्यूबर को भी दे दें तो हम भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं, और लोग ये प्रश्न पूछ ही नहीं रहे। लेकिन जो बहुत बड़ा प्रेडिक्शन उन्होंने इसमें तो नहीं, लेकिन इसके पहले किया था, वो प्रेडिक्शन जो है वो सच साबित हो गया है। और वो फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो उन्होंने कहा था उसको एलेबरेट किया था डॉक्टर जयशंकर ने। डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि भाई जो हमारे लोग जो हैं इनको आदत पड़ी हुई है, इनको जो नया वर्ल्ड ऑर्डर था उसकी 70-75 साल की आदत पड़ी हुई है, और उसके पहले तो कॉलोनीज़ थी तो वो 200 साल की आदत पड़ी हुई है। और वो 200 साल की आदत पड़ी हुई है कि वो जैसे चलाएं वैसे ही हम चलें, और यदि हम नहीं चलें
तो फिर वो तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे, वो तरह तरह के इंडेक्स कर देंगे। कोई डेमोक्रेसी का इंडेक्स आ जाएगा, कोई प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आ जाएगा, कोई रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स आ जाएगा, और उसको इंडेक्स को चारों तरफ फैला के और वो एक माहौल ख़राब करने का, दबाव डालने का कार्य करते रहें। लेकिन अब हम नहीं दबेंगे। इसके साथ ही हम आपसे बात करते रहे हैं कि ये तो दबाव डालने के एक और तरीके हैं। भारत अत्यंत सशक्त है, दूसरे देशों में तो वो सीधे इंटरफेरेंस करते हैं। आपको पता है उन्होंने लीबिया में क्या किया, उन्होंने सीरिया में क्या किया, उन्होंने इजिप्ट में क्या किया, उन्होंने ईरान में करने का प्रयास किया, सफल नहीं हुए। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो सफल हो गए हैं ईरान के साथ। जी, समाचार ये है कि ईरान के प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर था वो अज़रबैजान में बाकू में किसी मीटिंग के लिए गए थे। बाकू से तेहरान हेलीकॉप्टर से वापस आ रहे थे और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब क्रैश होने के तमाम कारण बताए जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी आपको पता है कि एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, उसमें हमारे होमी भाभा नाम के प्रख्यात वैज्ञानिक जो भारत को एक परमाणु शक्ति बनाने की ओर अग्रसर थे, उनका असमय देहावसान हुआ था। आज ये हार्ड लाइनर ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी, उसका देहांत हो गया बताया है। अभी चूँकि लाश नहीं मिली है इसलिए कंफर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस एरिया में वो क्रैश हुआ है वो पूरी तरह से वनों से आच्छादित है, इसलिए अभी खोजबीन जारी है। मौसम ख़राब बताया जाता है, इसलिए समय लगेगा इसकी पुष्टि होने में। लेकिन जो चारों तरफ जो भी हम सुन रहे हैं, पूरा जो ओसेंट जो बता रहा है, जो भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में जो भी आ रहा है, वो ये आ रहा है कि ईरान के प्रेसिडेंट की एक क्रैश में डेथ हो गई है। क्या हम इसे हत्या कह सकते हैं? हम कह तो नहीं सकते, अभी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन अब चारों तरफ यही बात है कि भाई ईरान जो है वो बात नहीं मान रहा था पश्चिम की। ईरान जो था वो पूरी तरह से पश्चिम के हितों के विरुद्ध जा रहा था। ईरान जो था वो इज़राइल को भी एक, जिसको हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंशियल चैलेंज दे रहा था। वैसे ईरान का जो चैलेंज था इज़राइल को, वो कतई भारत को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं था। लेकिन भारत ने फिर भी ईरान से अपने संबंध पूरे बना रखे थे, ईरान से संबंध विच्छेद नहीं किए थे। उसका ये प्रमाण है कि अभी ईरान के साथ में चाबहार के 10 साल की लीज़ का एग्रीमेंट हो गया। तो भारत, तो आपको पता है कि भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है कि, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस इंटरव्यू में भी अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में कहा कि इंडिया फर्स्ट, यही उनकी फॉरेन पॉलिसी है। जो भी भारत के हित में होगा वो करेंगे, उसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई आइडियोलॉजी नहीं आएगी बीच में। वो नेहरू जी की तरह नहीं है। जो नेहरू जी ने क्या किया था आपको पता है कि भारत को जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप ऑफर हुई तो नेहरू जी ने कहा नहीं, चाइना डिजर्व्स इट मोर। कभी सुना है आपने कि किसी देश को उसके हित साधन के लिए कुछ दिया जा रहा हो और वो कहे नहीं 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 नहीं, वो दूसरा जो हमारा पड़ोसी है ना उसको दे दो। और वो क्या करता है, कैसे करता है, वो आप सब लोग आज भी देख रहे हैं। तो हमारे नेहरू जी जो थे वो कितने बड़े मोतिये थे, इससे स्पष्ट है। अब जो भी ईरान के साथ हुआ है, अब ये बहुत ही ख़तरनाक है। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अब प्रधानमंत्री मोदी की एक और परीक्षा होने वाली है कि किस प्रकार से वो तृतीय विश्व युद्ध को रोकें, क्योंकि ईरान अब पागल होने वाला है। वैसे भी जिस प्रकार का एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम वो प्रैक्टिस करते हैं, उस एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम में इस्लाम के अतिरिक्त पूरे विश्व में किसी और के लिए कोई स्थान नहीं है। दे आर दी मास्टर फेथ। ये मैं आपको बताऊं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ही कहा था। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि भाई द प्रॉब्लम विद द नाज़ीज़ वाज दैट दे थॉट दैट दे वर द मास्टर रेस। द प्रॉब्लम विद इस्लाम इज़ दैट दे थिंक दैट दे आर द मास्टर फेथ। तो जो मास्टर रेस ने पूरे विश्व में कत्लेआम कराया, मास्टर फेथ भी वही कराएगी। और जिस प्रकार से मास्टर रेस का अपीजमेंट किया पूरे पश्चिमी देशों ने, पूरे पश्चिमी विश्व ने, उसी प्रकार से वे आजकल इस्लाम का
तुष्टीकरण करते घूम रहे हैं पूरे विश्व में। इसलिए मोदी जी के किए हुए जो प्रेडिक्शंस हैं उनको हमें बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, न केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में अपितु पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये विश्व जो है वो अब पूरी तरह से मैं कहूँ कि एक एस्पिरेशनल विश्व है और एक स्टेटस कोइस्ट विश्व है। यानी एक वो है जो यथास्थिति को कायम रखना चाहता है, अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहता है, अपनी दादागिरी को बनाए रखना चाहता है, और दूसरा विश्व जो है वो कहता है कि नहीं, डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, देयर शुड बी अ ट्रूली डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर। इन दोनों में जो संघर्ष है उस संघर्ष का नेतृत्व करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज एनडीटीवी को उनके दिए हुए साक्षात्कार से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।